हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव ऋषि वर्मा और आप सबका स्वागत है वैली ऑफ सॉल्यूशंस में। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि क्या हम लोगों को अपना हाउसिंग लोन अर्ली रीपे कर देना चाहिए। आज मैं आपको 5 इंटरेस्टिंग रीजंस बताऊंगा क्यों आपको अपना हाउसिंग लोन अर्ली रीपे नहीं करना चाहिए। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपने एक 50 लाख का लोन ले रखा है और आपकी ईएमआई हर महीने जा रही है, तो जैसे ही हर महीने ईएमआई जा रही है उसको वैसे पे करते रहिए। लेकिन जब लोन अमाउंट 8 से 10% के अराउंड बच जाए, जैसे कि अगर आपने 50 लाख का लोन ले रखा है, तो जब लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग 4-5 लाख रुपए बच जाए, तो आपको ये करना है कि आप अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके टेन्योर को फर्दर जितना इंक्रीज हो सकता है उतना बढ़ा दीजिए। अगर आप 10 से 15 साल भी बढ़ा देते हैं तो आपका ईएमआई घट करके 2-2.5 हज़ार तक आ जाएगा। इस 2-2.5 हज़ार की ईएमआई को आप रेगुलरली पे करते रहेंगे अनदर 15 ईयर्स तक। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से क्या क्या एडवांटेज हैं, क्यों आपको ऐसा कर देना चाहिए अपने हाउसिंग लोन के साथ। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बैंक लोन चल रही होती है उनके वैल्यूएशंस 5 to 8% ज़्यादा होते हैं। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि इन प्रॉपर्टीज़ के टाइटल में कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूएशंस में कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं। बैंक ऑलरेडी ये सारे वैल्यूएशंस और टाइटल चेक्स पहले ही वो कर ली होती है, और जब भी आप इन प्रॉपर्टी को सेल करने जाएंगे तो मोस्ट लाइकली जो बायर होंगे वो भी अगर लोन ले रहे हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि उसी बैंक ने नए बोरोवर को एक लोन इशू कर दिया। ये बैंक के लिए भी आसान होता है क्योंकि बैंक पहले से ही उस प्रॉपर्टी के टाइटल्स चेक कर चुकी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक अपना प्रोसेस दोबारा से नहीं करेगी, बैंक अपना प्रोसेस दोबारा से करेगी, लेकिन बैंक के लिए वो प्रोसेस पूरा करना आसान रहेगा क्योंकि बैंक को पहले से ही मालूम है उस प्रॉपर्टी के टाइटल्स के बारे में, उस प्रॉपर्टी के वैल्यूएशंस के बारे में बैंक पहले से ही सारा कुछ जानती है। लोग ऐसा कह सकते हैं कि नहीं मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वो प्रॉपर्टी सेल करनी है तो जो आपको बयाना मिला होता है 10%, आप उससे उस लोन को क्लोज कर दीजिए। बैंक 2 to 3 वीक्स में लोन को फोरक्लोज करके आपका सारा डॉक्यूमेंट आपको वापस कर देगी। उसके बाद आप आसानी से उस प्रॉपर्टी को सेल कर पाएंगे। तो आपने देखा कि लोन को कंटिन्यू करने से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 से 8% बढ़ भी जा रही है, और दूसरा कि जो परचेजर हैं अगर उनको भी लोन चाहिए उस प्रॉपर्टी के ऊपर तो वो आसानी से उसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है और बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको अपना हाउसिंग लोन कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे रीज़न के ऊपर कि क्यों आपको अपने हाउसिंग लोन को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो दूसरा रीज़न है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो है सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। जब तक आपका लोन चलता रहता है तब तक जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरा वो उस बैंक के पास उनके लॉकर में सेफली रखे रहते हैं। आपको उनके सेफ्टी के ऊपर कोई कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि एक बार जब वो लोन फ्री हो गया, वो प्रॉपर्टी लोन फ्री हो जाता है, तो बैंक सारी डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देती है। फिर उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं तो रखेंगे, कहाँ उनको इतनी सेफ्टी से आप रख पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ख़ास तौर पे तब जब आपके घर में होनहार बच्चे हैं, बहू हैं, दामाद हैं, बेटियां हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेपर लेफ़्ट राइट हो जाता है और बाद में काफ़ी परेशानी होती है। ये पॉइंट्स सीनियर सिटीजन्स काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपके घर में भी सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिएगा। अब बात होगी यंग जनरेशन्स के प्रॉब्लम की। कई बार आपके पास एक ट्रांसफरेबल जॉब होता है, कभी आप पटना में हैं, कभी आप दिल्ली में हैं, कभी आप बेंगलोर में हैं, कभी आप अब्रॉड चले गए हैं, तो आप कहाँ कहाँ इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के घूमते रहेंगे। तो आप अगर अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा देंगे और 1,500-2 हज़ार या 2,500 हज़ार का अगर ईएमआई अगर चलता रहेगा तो बैंक के पास आपके डॉक्यूमेंट्स सेफली रखे रहेंगे। वो और प्रॉपर्टीज़ के कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है जो आप टाइटल डीड समझते हैं।
कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल होता है, नक्शा होता है, टाइटल डीड होता है, कई सारे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, और कई बार बैंक के लोन के भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट का एक पूरा सेट होता है। अगर आपका लोन कंटिन्यू रहता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास रहते हैं। बैंक आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक के पास जमा हैं। तो आपके पास तो वो स्लिप है ही, आप जब भी लोन को क्लोज करेंगे तो वो आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मोस्ट लाइकली गुम नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रख देंगे, तो लॉकर बैंक की काफ़ी छोटी होती है, और अगर आप लॉकर में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो फिर ज्वेलरी आप नहीं रख पाएंगे। और दूसरा ये कि लॉकर का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, आपको फिर कई सारे फोल्ड्स करने होंगे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उसको लॉकर के अंदर डालने के लिए। इस वजह से भी डॉक्यूमेंट्स डैमेज हो सकते हैं। तो अगर आपका लोन कंटिन्यू रहता है तो ये सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हेडेक्स आपको नहीं होंगे। अब हम लोग आते हैं तीसरे रीज़न के ऊपर। तीसरा रीज़न ये है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लोन चलते रहते हैं उनके ऊपर आपका मालिकाना हक काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है। कई बार आपके किराएदार, आपके टेनेंट्स गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। इन सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि आप कई सालों से 10 साल 15 साल आपने इस प्रॉपर्टी के ऊपर EMI दे रखा है, इसका लोन आप पे कर रहे हो, तो इसके ऊपर आपको अपना मालिकाना हक प्रूव करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जितने भी मेरे लॉयर फ्रेंड्स होंगे वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। और अब हम लोग चौथे रीज़न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चौथा रीज़न ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक बहुत ही नॉमिनल लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 2-3 लाख का, तो आप इजीली इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एक ले सकते हैं। ऐसे लोन्स आपको काफ़ी किफ़ायत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेंगी अगर आप पर्सनल लोन से इनको कंपेयर करते हैं। कभी भी फ्यूचर में अगर आपके बच्चों को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेकर के उनको हेल्प कर सकते हैं। कभी भी आपको अगर फ्यूचर में कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है तो आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि वो लोन अकाउंट अभी भी एक्टिव है और उसके डॉक्यूमेंट्स अभी भी बैंक के पास सारे रखे हुए हैं। बैंक के पास उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिटेल्स, उसकी टाइटल डिटेल्स, सारा कुछ उसके पास क्लियर और ट्रांसपेरेंट वे में उसके पता है। तो काफ़ी आसानी से आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी डिसबर्स हो जाएगी। किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, अगर आपके बच्चों को भी अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले करके उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर डॉक्यूमेंट्स एक्टिव रहेंगे, बैंक के पास सबमिटेड रहेंगे, तो टाइटल्स, वैल्यूएशंस और उसकी पूरी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बैंक के पास एक्टिव रहेगी। अगर आप उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो लोन इम्प्रूवमेंट के लिए भी आप ले सकते हैं। आपके पास सारे स्कोप अवेलेबल होंगे। अगर आपको फ्यूचर में कोई नीड आती है लोन के लिए तो आप आसानी से ले पाएंगे। अब हम लोग पांचवें रीज़न के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पांचवा रीज़न ये है कि इस स्ट्रैटेजी से आपको कोई नुकसान नहीं है। लेट से अगर आपका 3 लाख रुपए का हाउसिंग लोन आउटस्टैंडिंग है तो आपको लगभग 24 से 27 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर आप ये 24 से 27 हज़ार रुपये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो एवरी ईयर, इसके अगेंस्ट में आप जो ये 3 लाख रुपए आपका बच गया, इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत सेफली भी इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर आप PF में या PPF में या ऐसे ही और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको 18 से 20 हज़ार का इंटरेस्ट इनकम आसानी से मिल जाएगा। तो एक तरफ अगर आपने 24 से 27 हज़ार रुपये अगर आपने पे की और उसके अगेंस्ट में आपको 20 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो आपने नेट 5 से 7 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा पेमेंट किया। इस 5 से 7 हज़ार के एक्स्ट्रा पेमेंट की वजह से जो आपका हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपके इनकम टैक्स में, तो वो आपको 30% आपको उसका रिबेट मिल जाएगा। तो जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको कहीं से भी नुकसान नहीं हो रहा है। आप हर तरफ से सेफ हैं, सिक्योर्ड हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स भी सिक्योर्ड हैं, आपका कोई फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो रहा है और आप आसानी से इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ पांचों रीजंस को मैंने आपको बता दिया। ये जो 5 रीजंस मैंने आपको बताए, ये सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें,
अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड कर रहा हूं। जय हिंद, नमस्कार।